स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बीपीएससी एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पिछले दिन यानी कि 10 सितंबर 2025 को उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दोस्तों जीएस के साथ-साथ मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। लेकिन यहाँ पर मैं केवल जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन है बीपीएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम लिया गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी लोग 71वीं बीपीएससी देने वाले हैं या फिर बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि इसमें आप देख पाएँगे कि बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, किस प्रकार के करंट अफेयर पूछ रही है, किस प्रकार के वो हिस्ट्री की क्वेश्चन ले रही है, ज्योग्राफी कैसा क्वेश्चन है या पॉलिटी कैसा है, करंट कब तक का पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को देखकर समझ पाएँगे। तो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है इसका सॉल्यूशन रेडी करने में और जो भी हल हमने तैयार किया है अपने अकॉर्डिंग सही तैयार किया है और सभी क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कहीं पर गलत आंसर लगे तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके पास, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन है आपके पास, सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर, उत्पादन का राजा का प्रथागत हिस्सा जो कि सामान्यतः उत्पादन का 1/6 हिस्सा होता था, फिर फलों, जलाऊ लकड़ियों और फूलों इत्यादि की आवधिक आपूर्ति यानी कि समय-समय पर फल, जलाऊ और लकड़ी, फूल ये सब राजा को जाकर के पहुँचाना, यह लोगों द्वारा राजा को दिया जाने वाला एक अपने मन से भेंट होता था। आपको बता दें दोस्तों, गुप्त साम्राज्य में जो ऊपरी कारा शब्द का इस्तेमाल होता था वो अतिरिक्त कर के लिए किया जाता था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। यह लगभग सभी विषयों पर राजा के द्वारा लगाया जाता था अतिरिक्त कर। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर जिसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, उत्पादन का राजा का जो प्रथागत हिस्सा था, जो सामान्यतः जितना भी उत्पादन होता था उसका 1/6 हिस्सा लिया जाता था। इस कर को भाग कहा जाता था, भाग। और कितना भाग राजा लेता था? 1/6 हिस्सा उत्पादन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? बोत्सवाना, नाइजीरिया, नामीबिया या फिर केन्या? आपको बता दें दोस्तों, गैर नाटो सहयोगी के रूप में केन्या को मिलाया गया है नाटो में। नाटो का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो ब्रुसेल्स है और केन्या की राजधानी है नैरोबी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए कि ब्रुसेल्स किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, पहला वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरीके से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वो कौन सा है? ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। देखिए, वैसे तो भारतीय स्टेट बैंक मुख्य रूप से 1921 में चर्चा में आया जब इसका स्थापना किया गया इंपीरियल बैंक के रूप में। बाकी के ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों तो अवध कमर्शियल बैंक जो है इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। लेकिन ये पूरी तरीके से भारतीयों के स्वामित्व में नहीं थी। ये भारतीयों द्वारा चलाया ज़रूर जा रहा था लेकिन इसके मालिक भारतीय नहीं थे। इसलिए हम पंजाब नेशनल बैंक को चूज़ करेंगे। इसको 1894 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों और लाला लाजपत राय इसके फाउंडर थे। तो ऑप्शन बी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक सही होगा। आगे आप देखिए क्वेश्चन जहाँ जीएस पर आएगा हम वहीं सीधे रुकेंगे। तो सीधे यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप देखिएगा इसमें पूछ रहा है कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संहिता की रचना की। इसमें देखिएगा दोस्तों, सुश्रुत, इन्होंने भी सुश्रुत संहिता लिखी। पतंजलि, आर्यभट्ट और चरक। आर्यभट्ट तो होगा नहीं। पतंजलि योग से संबंधित है इसलिए इनको हटा दो। बचते हैं चरक। तो चरक यहाँ आंसर होगा सही क्योंकि चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी या संहिता लिखी थी, चरक संहिता, जो चिकित्सा से संबंधित है। और साथ ही साथ चरक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक। और ऐसे ही ध्यान रखिए सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा है, सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा
यानी सर्जरी का जनक कहा जाता है। तो शल्य चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है? सुश्रुत को। लेकिन सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी था। आगे आप देखिएगा, अभी फिर हम इस साइड में आ जाते हैं, दूसरी तरफ में क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है दोस्तों, जीडीपी फिर सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया। यानी कि आधार वर्ष को जो संशोधित किया गया, तो क्या उसमें सही क्रम है? आप देखिएगा तो जीडीपी के लिए दोस्तों जो है वो है 2022-23। तो देखिए पहला वाला तो 2022-23 होना चाहिए था, ये दोनों सही हो सकता है। लेकिन अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई का जो आधार वर्ष है वो 2023-24 है, तो यहाँ 2023-24 नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर 2022-23 है किसके लिए? आप देखिएगा तो आईआईपी के लिए। जीडीपी क्या होता है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे ही सीपीआई क्या होता है? सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऐसे ही आईआईपी क्या होता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे सीधे जीएस का जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पर बजट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा चीज है जिसको पढ़ के आपको जरूर जाना चाहिए। अगर स्टेट का एग्जाम है यानी कि स्टेट पीसीएस का, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का भी पढ़ लीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पढ़ ही लीजिए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो भी कम से कम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो जरूर पढ़ के जाइए। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है दोस्तों? एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसमें देखिएगा, अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो ये जरूर आपने उसमें पढ़ा होगा। देखिए उद्यम श्रेणी यहाँ पर दिया गया है, सूक्ष्म, फिर लघु और फिर मध्यम। माइक्रो को छोड़ दिया गया है यहाँ पर, स्मॉल मीडियम और यहाँ पर स्मॉल मीडियम, अच्छा तीनों ले लिया गया है। माइक्रो भी लिया गया है, सूक्ष्म हो गया, फिर मीडियम हो गया यहाँ पर, और स्मॉल यहाँ पर लघु हो गया। तीनों में आपको निवेश सीमा और टर्नओवर की सीमा चेक करना है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत। देखिए माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट है वो निश्चित तौर पर 2.5 करोड़ रुपए या उससे कम की है, और टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम की है, तो ये तो सही है। ऐसे ही स्मॉल में देखिएगा तो इन्वेस्टमेंट का लिमिट 25 करोड़ या उससे कम, और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या फिर उससे कम की है, तो ये भी सही है। मीडियम में अगर आप देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 250 करोड़ या उससे कम नहीं है। इन्वेस्टमेंट दोस्तों 125 करोड़ या फिर उससे कम की है। और ऐसे ही टर्नओवर देखिएगा तो 500 करोड़ या उससे कम, ये लाइन तो सही है लेकिन ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि सी जो है वो गलत है, तो केवल ए और बी सही हुआ, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, बिहार में मौर्य काल के बारे में। अब देखिए चूंकि मौर्य काल, गुप्त काल तो छोड़ दो, लेकिन मौर्य, गुप्त आपका यहाँ तक आप देखिएगा अशोक के टाइमिंग के बाद तक भी जो है बिहार में, जब तक मुगलों का शासन नहीं आता है तब तक देखिएगा कि बिहार फोकस में रहा है इतिहास में, तो उतना जरूर पढ़ लेना है। आप देखिएगा बिहार में मौर्य काल के बारे में आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य वंश की स्थापना की। आपको पता होगा कि नंद वंश के अंतिम शासक जो थे वो धनानंद थे, और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। फिर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। तो यहाँ पर पहला तो निश्चित तौर पर सही है। फिर देखिएगा अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं वो अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धम्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं। देखिए अशोक के कई शिलालेख बिहार में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत अधिक संख्या में बिहार में नहीं है। यहाँ व्यापक नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो अशोक के शिलालेख होते हैं निश्चित तौर पर वो अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, अहिंसा पर आधारित होते हैं, सहिष्णुता पर आधारित होते हैं और धम्म की नीति को बढ़ावा देते हैं, तो दूसरा भी सही है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया। देखिए मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का दौरा जरूर किया लेकिन बिंदुसार के समय में नहीं। ये
चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है इंडिका, इसमें इन्होंने मौर्य साम्राज्य की चर्चा की, पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा किया। तो तीसरा यहाँ पर निश्चित तौर पर गलत है। बिंदुसार का जो टाइम था दोस्तों, बिंदुसार के समय में आया था, जो सीरिया का एक निवासी था जिसका नाम था डाइमेकस। तो ये याद रख सकते हैं, डाइमेकस जो था ये बिंदुसार के समय में आया था। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। इस हिसाब से देखिएगा तो पहला और दूसरा यानी कि केवल 1 और 2 सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए को हम चूज कर लेंगे। आगे देखिए, अब इसके बाद आ जाते हैं, फिर दूसरे साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सीधे क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में हमेशा क्या होता है? वायु, ऑक्सीजन, धूल या उपरोक्त सभी? देखिए, वायुमंडल किसको कहते हैं, आपने जरूर इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा। सभी गैसों के मिश्रण, साथ में धूल कण, इसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें ऑक्सीजन का अलग परसेंटेज है, नाइट्रोजन का अलग परसेंटेज है। तो सभी गैसें इसमें रहती हैं और धूल कण भी इसमें रहती हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सभी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आपको बता दूं दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास सेबी, सीईआरटी इन, या फिर आरबीआई, या फिर एनसीपीआई। सही उत्तर होगा दोस्तों आरबीआई, क्योंकि आरबीआई द्वारा जो है वो म्यूल हंटर करके एक एआई की शुरुआत की गई है। और इसका मुख्य काम क्या है? देखिए, म्यूल हंटर बोलते हैं हम लोग जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जितने भी ऐप होते हैं, ऐप में बोल रहा हूँ, अकाउंट, जितने भी अकाउंट होते हैं, यानी कि खाता ऐसा जो ऑनलाइन फ्रॉड का पैसा अपने खाते में रखता हो, तो उसको हम म्यूल अकाउंट बोलते हैं। और म्यूल हंटर, हंटर का मतलब शिकार करने वाला, तो म्यूल हंटर एआई की शुरुआत की गई है, जो फ्रॉड करने वाले अकाउंट्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए। और ये किया है आरबीआई ने। हालांकि बहुत लेटेस्ट तो नहीं है, पुराना है यह न्यूज़, लेकिन आप देखेंगे जनरली यहाँ पर अगर बजट और सर्वे छोड़ दिया जाए तो पुराने करंट अफेयर पूछे गए हैं। जैसे कि 2019 के भी मैंने क्वेश्चन देखे कि उस टाइम के आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की, आपको बता दूं मैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, यह किस प्रकार की लिपि थी? सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी यह किसी की कॉपी नहीं थी, यानी कि ना तो मिस्र या फिर मेसोपोटामिया, कहीं से ये कॉपी नहीं की गई थी। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, यह चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक का मतलब कि चित्र बना करके यह अपने भावों को व्यक्त करते थे। और चित्रात्मक लिपि जनरली नहीं कह सकते आपकी ये मिस्र का या फिर मेसोपोटामिया का कॉपी है। तो पहला तो गलत हो गया। और पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। फिर दूसरा कथन है, सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब यह है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी बाट थे, उनका जो स्टैंडर्ड था, मानक था या फिर माप का जो स्टैंडर्ड था, वो सभी के लिए एक समान था, जिससे कि उस संस्कृति में एक रूपता यानी सिमिलरिटी बरकरार थे। ये बिल्कुल सही है, सभी के लिए बाट का जो स्टैंडर्ड था वो सेम था। तीसरा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज्यादातर हाथ से बने होते थे, क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। ये गलत है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन हाथ के साथ साथ चाक से भी बनते थे उस समय, और ये लोग चाक से परिचित थे। इसलिए हम बोलेंगे कि केवल इसमें दूसरा सही है। केवल दूसरा का मतलब, केवल दो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि केवल दूसरा का मतलब कि इन तीनों कथन में से केवल एक ही कथन सही हुआ। पहला की मैं नहीं बात कर रहा हूं, सवाल देखिए कैसे पूछा है। ऊपर लिखे गए दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो कथनों की संख्या बताना है कि केवल एक कथन सही है, या फिर दो कथन सही है, या फिर तीनों सही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल एक ही कथन सही है, और वो है दूसरा कथन। तो हम बोलेंगे कि केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसको चूज करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो ऐसे में क्या होगा?
पहला ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ेगी, लेकिन दूरबीन की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। दूसरा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम होगी और दूरबीन की शक्ति बढ़ेगी। फिर तीसरा है कि दोनों की शक्ति बढ़ जाएगी और चौथा है दोनों की शक्ति कम हो जाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई पर आवर्धन शक्ति यहाँ पर निश्चित तौर पर उस पर निर्भर करता है। और किस प्रकार निर्भर करता है, देखो अगर सूक्ष्मदर्शी है तो इसकी आवर्धन शक्ति जो है वो फोकल लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या हुआ, यदि फोकल लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी और अगर फोकल लंबाई घटती है तो इसकी आवर्धन शक्ति बढ़ेगी। तो सूक्ष्मदर्शी के केस में आवर्धन शक्ति क्या होगा, कम, और इसका विपरीत होगा दूरबीन में, क्योंकि दूरबीन में आप देखिएगा दूरबीन में फोकल लंबाई की लेंथ के आवर्धन शक्ति जो होता है ये समानुपाती होता है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो समानुपाती होने से मतलब ये है कि यदि फोकल लंबाई बढ़ती है तो दूरबीन की शक्ति बढ़ेगी और फोकल लंबाई घटती है तो दूरबीन की शक्ति घटेगी। तो यहाँ लंबाई अगर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे दूरबीन की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की शक्ति घटेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं सीधे। आप देखिएगा यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। WTO का मतलब हो गया आपका विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। अब आपके पास ऑप्शन है वैश्विक रुझान रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा नहीं की जाती है, ये पूछा गया है। विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा, विश्व निवेश रिपोर्ट या विश्व व्यापार रिपोर्ट। अब निश्चित तौर पर आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर विश्व निवेश जो रिपोर्ट है यानी कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो रिपोर्ट है वर्ल्ड का, वो WTO वाला WTO द्वारा उसका रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया जाता है। इसका रिपोर्ट दिया जाता है किसके द्वारा, UNCTAD। UNCTAD क्या है दोस्तों, यह है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखिए, इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा ही है। जैसे कि WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड यानी कि UNCTAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार, जिसको SDR कहते हैं, बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है, यानी किस देश की मुद्रा को इसमें शामिल किया गया है, यूरो को या जापानी येन को, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को या फिर चीनी रेनमिनबी को। तो आपको ध्यान मैं बता देता हूं, याद रखिएगा। हालांकि ये भी बहुत लेटेस्ट नहीं है, ये 2016 में ही प्रभावी हुआ था। 2015 में ये फैसला किया गया था दोस्तों कि चीनी रेनमिनबी को IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में जोड़ा जाएगा, और ये 2016 से प्रभावी हुआ। तो आप देखिएगा 2016 के टाइम का ही प्रश्न है, लेकिन पूछा गया है अभी। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना पुराना पूछने की जरूरत था। वैसे भी ये स्टैटिक जीके का पार्ट तो नहीं है, करंट जैसा ही दिखता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी याद रखिए यहाँ पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। ऑप्शन है मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया जाता था। देखिए मनसबदारी प्रणाली के बारे में बिल्कुल ये सही कहा गया है। मनसबदारी प्रणाली में क्या होता था, जैसे जो रैंक होल्डर रहते थे, जैसे अभी क्या होता है पुलिस विभाग में आप देखिएगा 1 स्टार वाले, 2 स्टार वाले, 3 स्टार वाले, तो अलग अलग रैंक होता है। वैसे ही मनसब जो होता है, मनसबदार कौन थे, रैंक होल्डर थे मनसबदार। और मनसबदार प्रणाली क्या थी, मनसबदारी प्रणाली में जो मनसबदार होते थे वही प्रशासनिक कार्य को भी करते थे, यानी कि नागरिक कार्य भी करते थे और सैनिक कार्य भी वो करते थे। इस प्रकार देखिएगा तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जा रहा है, क्योंकि मनसबदारी प्रणाली में मनसबदार ही सैन्य और नागरिक दोनों कार्यों को कर रहे थे, इसलिए एकीकृत कर दिया गया था। दूसरा है अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। ये भी सही हो सकता है, क्योंकि अकबर के शासन काल में ही अकबर के जो वित्त मंत्री थे टोडरमल,
टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये भी भूमि से संबंधित टैक्सेशन था। और अगला है जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे। देखिए, जागीरदारी प्रणाली के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है। उस प्रणाली में दोस्तों मनसबदार जो होते थे, यानी कि जिनसे काम लिया जाता था सरकारी स्टाफ के तौर पर, मान लीजिए, इनको वेतन न दे करके कैश के बदले में भूमि ही दे दिया जाता था। उससे ये अपना पैसा वसूल लेते थे, तो या उससे अपना काम चला लेते थे। तो यहाँ पर तीनों सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण कैसे होता है? देखिए, जनरली जिनमें फूल होते हैं, जिनमें पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे फूलों में जब इस पर कीट पतंग आकर के बैठते हैं तो उन कीटों के पैरों में पराग चिपक जाता है, और जब वे दूसरे फूलों पर जाकर बैठते हैं तो वहां तक पहले फूल से परागकण वहां तक पहुंच जाता है कीटों के माध्यम से। तो उस तरीके से परागण वहां पर होता है। लेकिन जहां पर पंखुड़ियां नहीं होती हैं, वहां कीट आकर्षित नहीं होते हैं फूलों के लिए। तो ऐसे में बस एक ही उपाय है, हवा। हवा जब बहता है तो वो अपने साथ में उड़ा कर ले जाता है परागकणों को और फिर दूसरे फूलों तक पहुंचा देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाएगा? आपको बता दें दोस्तों, जब भी किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता पर प्रश्न उठता है कि वो अयोग्य नहीं है, उसको हटा दिया जाए, ऐसा मांग उठता है अगर विधानमंडल में, तो यह प्रश्न सीधे जाता है उस राज्य के राज्यपाल के पास। और राज्यपाल जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग से राय सलाह करके और उसके बाद अपना फैसला सुनाता है। अगला सवाल है दोस्तों, ग्लास यानी कांच को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। दोस्तों, अगर आपने 12th का फिजिक्स पढ़ा हो, भौतिकी, या 10th का भी पढ़ा हो, तो ये जरूर आपको देखने को मिला होगा कि कांच को एक अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अतिशीतित का मतलब यह ओरिजिनली देखिएगा तो एक तरह का द्रव ही है या फिर तरल है, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन यह ठोस अवस्था में रहता है, धीरे धीरे इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे देखते हैं अब। अगला सवाल है दोस्तों, पाइरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट, ये तीनों किसके अयस्क हैं, किस खनिज के अयस्क हैं? देखिए, लोहे के तो नहीं हैं, ना ही तांबा के हैं, और ना ही बॉक्साइट तो खुद ही अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट होगा नहीं। यहाँ पर खनिज मैग्नीज सही उत्तर है। मैग्नीज के ये तीनों अयस्क हैं, पाइरोसुलाइट, पाइरोलुसाइट, फिर साइलोमेलेन और ब्रूनाइट। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर, एक मिनट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। नारियल का खाने वाला हिस्सा कौन सा है? भ्रूण, फल भित्ति, भ्रूणपोष या फिर बीजपत्री? आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर नारियल जो होता है इसमें सबसे बाहर तो ये लकड़ी का खोल हो गया, यानी कि सेल। फिर इसके अंदर होता है ये हो गया पानी इसका, और ये हो गया इसका सफेद वाला भाग जिसको खाते हैं। तो ये जो सफेद वाला भाग है दोस्तों, यह भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष, यानी कि एंडोस्पर्म होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ें अब। अगला सवाल यहाँ पर देख रहे हैं, केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या की गई थी? तो देखिएगा, फिर से यहाँ पर केंद्रीय बजट 2025-26 से सवाल है, और दालों के बारे में आत्मनिर्भरता को लेकर क्या घोषणा की गई थी? देखिए, पहला है कि तुअर, उड़द, मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, या फिर यहाँ पर मसूर को चेंज किया गया है, तुअर, उड़द और मूंग पर केंद्रित 5 वर्षीय मिशन का प्रारंभ, और प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना। देखिए, सबसे पहले प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना की जाने की बात नहीं कही गई है। अगर आप एसपीडी भी पढ़े होंगे तो एसपीडी में भी ये चीज दिया है, एडुटेरिया में भी दिया है, और जितने भी प्रमुख करंट अफेयर के मैगजीन्स आते हैं सभी में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। दोस्तों, दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने को लेकर के सबसे पहले तो 6 वर्षीय योजना शुरू करने की बात की गई है, न कि 5 वर्षीय। तो बी ऐसे भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, केवल पहला सही हो रहा है, और केवल पहला का मतलब ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है कि जब एक विधेयक विधानसभा में पारित किया जा चुका है, अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों यानी विधान परिषद और साथ में विधानसभा दोनों द्वारा पारित किया जा चुका है, तब राज्यपाल उस पर क्या कर सकता है?
अपनी सहमति दे सकता है विधेयक पर, यानी कि विधेयक पर सहमति देता है या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, या अपनी सहमति उस पर रोक सकता है, या धन विधेयक को लौटा सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने धन विधेयक के बारे में पढ़ा हो, धन विधेयक को लौटाया नहीं जा सकता है। राज्यपाल द्वारा या फिर राष्ट्रपति के केस में भी धन विधेयक को नहीं लौटाया जाता है। तो इस प्रकार चौथा तो निश्चित तौर पर गलत है। अब बाकी हम बात करते हैं। देखिए, अगर राज्य के दोनों विधानमंडलों यानी विधानसभा और या विधानमंडल का मतलब दोनों सदनों, विधायिका के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद से भी पारित हो गया है, उसके बाद उसको राज्यपाल के पास भेजा जाता है राज्यपाल की सहमति के लिए, तो उस पर राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी सहमति देता है, यानी पहला सही है। अगर राज्यपाल का मन हो कि नहीं इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ संशोधन किया जाए, तो वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है। और तीसरा है, वह चाहे तो अपनी सहमति को रोक भी सकता है। तो ये भी यहाँ पर सही है, वह चाहे तो अपनी सहमति रोक सकता है या अपनी सहमति नहीं भी दे सकता है, ये उसकी मर्जी है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि हम बोलेंगे कि ऑप्शन। अगला सवाल है दोस्तों, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा, परमाणु भार द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, या फिर द्रव्यमान द्वारा। आपको बता दें दोस्तों, किसी भी परमाणु में सबसे बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं, द्रव्यमान और परमाणु भार, ये सारे नाभिक से जुड़े हैं। और सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन इनको कहा जाता है, जो सबसे बाहरी सेल में होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं। यही किसी भी रासायनिक क्रिया को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे कि रासायनिक व्यवहार जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका जो विन्यास होता है, उसके आधार पर इसके रासायनिक व्यवहार का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बाकी ये तीनों तो नाभिक से जुड़ी चीजें हैं, तो इनका मुख्य बाहरी प्रतिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से बजट के बारे में है। बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र सरकार के व्यय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि क्या बजट 2025 में सबसे अधिक ब्याज पर खर्च करने वाली है केंद्र सरकार, उसके बाद जो सबसे अधिक खर्च होगा वो राज्यों के कर या फिर उसके शुल्क के लिए, और उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए, और फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए, या फिर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे केंद्र प्रायोजित योजना के लिए सबसे अधिक खर्च होगा, या फिर राज्य कर शुल्क और का सबसे अधिक खर्च होगा, उसके बाद ब्याज पर सबसे अधिक खर्च होगा, फिर केंद्रीय क्षेत्र योजना पर। तो इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर चारों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बजट 2025 के बारे में पूछ रहा है, ना कि ये रेगुलर सभी पर लागू होगा, क्योंकि अलग-अलग बजट में ये अलग-अलग व्यवस्था होती है कि किस पर कितना खर्च करना है, ब्याज पर सबसे अधिक खर्च करना है, या केंद्र प्रायोजित योजना पर, या फिर राज्य टैक्स पर, या फिर केंद्र प्रायोजित योजना पर। तो आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक बार स्पीडी से दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे अधिक जो है इसमें राज्य से संबंधित कर या शुल्क पर खर्च होने वाला है, लगभग 22% है। उसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पर, इसके बाद आता है आपका सीधे तौर पर केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार ब्याज, क्योंकि ब्याज पर जो खर्च होने वाला है इस बार वो लगभग 20% हिस्सा खर्च होने वाला है। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना दोनों में अंतर है दोस्तों। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मतलब ऐसी योजना जिसका कार्यान्वयन भी यानी कि कार्य भी केंद्र सरकार करता है, और उसमें पैसा भी किसका लगता है? केंद्र सरकार का। और केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब है कि पैसा तो केंद्र देता है, यानी केंद्र के प्रायोजन से बनाया जा रहा है। ठीक है, पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार, लेकिन कार्य कौन करेगा? यहाँ पर राज्य सरकार। तो ये दोनों में अलग अंतर होता है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए यहाँ पर खर्च किया जाना है 16%, और केंद्र प्रायोजित योजना के लिए 8%। तो आप देखेंगे कि ये निश्चित तौर पर घटते क्रम में दिखाया गया है, तो ऑप्शन सी सही है।
मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये एसपीडी का करंट अफेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ आपको दिखाया गया है दोस्तों कि जो बजट केंद्रीय बजट 2025-26 है, इसमें रुपया कहाँ से आता है और जाता कहाँ है। 2025-26 के अनुसार देखिएगा इसमें, तो हमें पहले सबसे अधिक ढूंढना होगा कौन है। सबसे अधिक 22 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 16 है और फिर 8 से रिलेटेड कई सारे हैं। तो 22 कौन है, आप देखेंगे करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। ये 22 है, इसलिए ये सबसे पहले आएगा, क्योंकि हमें घटते क्रम में बताना था सबसे अधिक किस पर खर्च हो रहा है। इसके बाद 20 है जो कि ब्याज अदायगी का है, फिर 16 है जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, फिर केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 है और 8 में डिफेंस से संबंधित भी है, उसके अलावा वित्त आयोग से भी संबंधित 8 है और अदर जो एक्सपेंसेज हैं उसमें भी 8 है यहाँ पर। तो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। यहाँ पर 50 का सीधे तौर पर ऑप्शन सी सही हो गया। नंबर 51 में आपसे पूछा गया है एनजीओ स्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है। छलनी तत्व वाहिनिकाएं द्वारा बिल्कुल नहीं, वाहिकाएं और रेशे द्वारा। देखिए वाहिकाएं और रेशे का योगदान होता है जाइलम के निर्माण में। अगला है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और रेशे। ये भी सही है क्योंकि वाहिकाएं और रेशे के अलावा वाहिनिकाएं भी होती हैं जो जाइलम के निर्माण में सहायक होती हैं। तो केवल रेशे या वाहिनिकाएं या फिर रेशे और वाहिकाएं को सही मानने से अच्छा है कि ऑप्शन सी हम चूज कर लें, क्योंकि इसमें तीनों ही कार्य करती हैं। देखिए वाहिकाएं यानी कि दूसरी वाली और वाहिनिकाएं, ये दोनों ही जल का आप कहिए कि परिवहन करती हैं। यानी कि जल का परिवहन करने का काम जाइलम में कौन करता है, वाहिकाएं और साथ में वाहिनिकाएं। और रेशा जो होता है वो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है जाइलम को, यानी कि उसको एक जगह टिके रहने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके पास 53 नंबर सवाल है। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था। आपको बता दूं दोस्तों 1739 में मोहम्मद रंगीला शाह का या मोहम्मद शाह रंगीला उस समय सिंहासन पर थे और इन्हीं के समय में आक्रमण हुआ और आक्रमण करने वाला जो था वो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह था, जो उस समय आक्रमण करके और मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर चला गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है 53 का। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए जब धारा 370 भारत ने हटाया था कश्मीर से, उस समय तुर्की ने भारत पर से प्रतिबंध लगा दिया, भारत पर प्रतिबंध लगा दिया कि भारत को वह निर्यात नहीं करेगा, चाहे हथियार हो या फिर रक्षा से संबंधित कोई भी चीज हो। तो यहाँ पर तुर्की यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगला है दोस्तों कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है। आपको बता दें दोस्तों कोपेन जलवायु योजना जो है उसके अनुसार बिहार जो है वो CWG में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। देखिए CWG जो होता है दोस्तों शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु होती है। आपको बता दें दोस्तों बिहार के अलावा यह बिहार के आसपास के जो प्रदेश हैं, जैसे आप देखिएगा मध्य प्रदेश हो गया, फिर झारखंड के कुछ हिस्से, यूपी के कुछ हिस्से, इन सभी में भी जो है कोपेन के जलवायु सिद्धांत के अनुसार आप देखिएगा तो ये CWG में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। न्यूटन ने, ऑर्स्टेड ने या फिर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने या माइकल फैराडे ने। देखिए माइकल फैराडे जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करता है। न्यूटन का तो आप जानते हैं, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था और भी कई सारे सिद्धांत दिए थे। और यहाँ पर देखिएगा जेम्स मैक्सवेल क्लार्क जो है ये इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह नियम दिया था किसने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, और इन्होंने मैक्सवेल समीकरण की मदद से इसको और अच्छे से समझाया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शीर्षस्थ प्रभुत्व का मतलब हुआ कि जो पौधा है इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसका प्रभुत्व रहता है। ये कैसे पता चलता है,
यहाँ पर ऑप्शन है पहला, शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, यानी कि शीर्षस्थ, ये शीर्ष वाली जो कली है इसको हटा दीजिए तो बाकी की जो कलियां हैं इनकी वृद्धि में और इजाफा वृद्धि आसानी से होगा। दूसरा कह रहा है साइटोकाइनिन की कमी से शीर्षस्थ प्रभुत्व बढ़ता है, यानी साइटोकाइनिन की अगर कमी होगी तो उससे शीर्षस्थ प्रभुत्व बढ़ेगा। देखिए यह तो साइटोकाइनिन जो होता है ये पार्श्वकली की वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ये तो सही नहीं होगा यहाँ पर। फिर ऑक्सिन जो है वो पार्श्व कलियों के निर्माण को उत्तेजित करता है, बिल्कुल गलत है। ऑक्सिन जो है वो पार्श्व कलियों के निर्माण को रोकता है, इसलिए ये भी गलत है। शीर्षस्थ जड़ और प्ररोह जो है वो निष्क्रिय निष्क्रिय रहते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। देखिए शीर्षस्थ कली जो होता है इससे ऑक्सिन जो है गैस, इसका या ऑक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसलिए शीर्षस्थ कली को छोड़ दीजिए, यानी टॉप लेवल पे जो कली है उसको छोड़ दीजिए तो नीचे की जितनी भी कलियां हैं वो ऑक्सिन के द्वारा दब जाती हैं, यानी कि ऑक्सिन जब इनकी तरफ आता है तो ऑक्सिन के कारण इनका जो वृद्धि है वो सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि यह पार्श्व कलियों के निर्माण को रोकने का कार्य करता है ऑक्सिन। इसीलिए अगर हम सबसे ऊपर वाली कली को या शीर्ष को काट दें, या आपने देखा होगा मक्के की खेती में या कई सारी ऐसी खेती होती हैं जिसमें फसलों के सबसे ऊपरी हिस्से को कट कर दिए जाते हैं ताकि जो बाकी के कली हैं उनका निर्माण अच्छे से हो सके, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि जब ऊपर वाला कली ही नहीं रहेगा तो उसमें से ऑक्सिन का उत्पादन नहीं होगा, ऑक्सिन का स्राव नीचे की तरफ नहीं होगा, इसलिए बाकी कलियां आसानी से बढ़ पाएंगी। अगला सवाल है दोस्तों 60 नंबर। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप देखिएगा मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय जो है वो ग्रिड लॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना है, बिल्कुल नहीं है इसका थीम। देखिए जो 2025 का एचडी है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसका जो थीम है दोस्तों वो मैं बता देता हूं आपको। थीम है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। एआई से रिलेटेड यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई थी, और पहला तो चूंकि गलत है यहाँ पर विषय ही गलत लिख दिया गया है। थीम इसका सही थीम मैंने आपको बता दिया, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। और अगर मैं बात करूं मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा इस बार, तो पिछली बार यह 133 था शायद, पिछली बार 133 था लेकिन इस बार यह 130 हो गया है। तो आप देखिएगा 3 रैंक से और इसमें सुधार आया है, तो 130वां रैंक है 2025 में। तो केवल दूसरा सही है इसमें, तो ऑप्शन सी को हम चूज कर लेंगे, केवल दूसरा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने बहुत बड़ा गेम कर दिया, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये 134 बोला है जबकि 130 था, और पहला थीम भी गलत है, तो यहाँ पर बी भी गलत है और ए भी गलत है, इसलिए हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज और याद रखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है एचडी रिपोर्ट 2025, इसमें टॉप पोजीशन यानी फर्स्ट रैंक किसको मिला है, आइसलैंड को। याद रखिए सबसे अधिक स्कोर 0.9 से भी अधिक स्कोर है इसका, 90% से अधिक स्कोर है, इसलिए मानव विकास में सबसे आगे है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड, और सबसे पीछे है साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान। तो साउथ सूडान जो है ये सबसे पीछे है, ये लास्ट रैंक वाला है। ये 193 देशों की सूची है, तो आप देखिएगा कि 193 नंबर पर इसमें साउथ सूडान आता है, 1 पर आइसलैंड आता है और 130 पर आता है भारत। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकीय वह पदार्थ होता है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, चुंबक की तरफ क्या हो, आकर्षित हो, उसको हम लौह चुंबकीय बोलते हैं। यहाँ से रहेगा, इसमें निकेल हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट 3 ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पर चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक संसद सदस्य कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है, ऐसा प्रश्न जो तारांकित है। मैंने आपको दोस्तों हाल ही में पीईटी जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है उसका सॉल्यूशन दिया था, 6
सितंबर को जो पेपर हुआ था उसका, 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें तारांकित प्रश्न से क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। देखिए, जो मौखिक उत्तर देना रहता है, तुरंत जिसका उत्तर चाहिए वो स्टार मार्क क्वेश्चन होते हैं। अतारांकित प्रश्न को लिखित उत्तर चाहिए। अल्प सूचना वाला प्रश्न में इसमें कुछ टाइम दिया जाता है, और पूरक प्रश्न जो एक प्रश्न के बाद ठीक पूछ लिया जाए वो पूरक प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि संसद में कोई सदस्य कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है। देखिए, ऐसा प्रश्न जो अभी कोर्ट में उससे संबंधित कोई मामला चल रहा है, यानी कि न्यायालय में जो विचाराधीन है, ऐसे प्रश्न को नहीं पूछा जाता है संसद में। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 62 का बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 पर आएंगे अब हम सीधे, क्योंकि 63 आपने देखा मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए और रीजनिंग का तो आप बता सकते हैं मुझे। हमारा जो मैथ्स का चैनल है हम वहाँ प्रोवाइड करा देंगे, एनके मैथ्स, आप याद रखिए। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मिलान करना है आपको स्तंभ ए और स्तंभ बी में। एक साइड प्रक्रिया का नाम है और दूसरी तरफ उसकी परिभाषा है। जैसे आप देखिएगा, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। जब कोई ठोस सीधे गैस में बदलता है गर्म करने पर तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर होता है, आपने देखा होगा, कपूर को जब गर्म किया जाएगा तो वह ठोस से द्रव नहीं बनेगा, सीधे गैस बन जाता है। और इसके बाद देखिएगा आप, वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से नीचे तरल का गैस बनना। जब लिक्विड वाष्प बन के उड़ने लगता है तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। संघनन क्या होता है, गैस से तरल बनना संघनन होता है। निस्पंदन क्या होता है, तरल से ठोस को अलग करना, इसको निस्पंदन बोलते हैं, जब तरल में से ठोस को अलग करेंगे तो। और आसवन होता है क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण करना। तो आप देखिएगा, एक को हमें चूंकि दूसरे में मिलाना था तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक को दूसरा और चार को तीसरा कहाँ है, ऐसे देख लो। एक को दूसरा एक ही जगह है तो हम ऐसे ही ऑप्शन सी को सही लगा लेंगे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र, आप देखिएगा जलवायु जो क्षेत्र जो है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास जो स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय, आर्कटिक, उपोष्णकटिबंधीय या फिर शीतोष्ण। आपको बता दें दोस्तों, जो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित होता है उसको हम शीतोष्ण बोलते हैं। और आपको पता होगा ये बीच में जो है ये 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं, या फिर विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, इक्वेटर। इसके ऊपर के जो भी हिस्से हैं ये उत्तरी गोलार्ध हैं, और इधर उत्तरी अक्षांश होता है, फिर ये 1 2 3 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएगा। तो जहां भी 40 डिग्री अक्षांश आएगा और 60 डिग्री अक्षांश, इसके बीच का जो एरिया होगा, मान लो ये 40 डिग्री अक्षांश है, 60 डिग्री, तो इसके बीच के एरिया को हम शीतोष्ण बोलते हैं। और ऐसे ही 23.5 डिग्री, आप देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, और ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरिया है इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच के एरिया को। यहाँ सही उत्तर अब ऑप्शन डी है अपना। सवाल है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी, बिल्कुल सही है यह। अगला है, ये कब किया था दोस्तों, इन्होंने 1336 में किया था। तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की थी, बिल्कुल ये भी सही है। जो तुलु वंश है वो भी विजयनगर साम्राज्य पर ही शासन करने वाला वंश है, और इसके महानतम शासक थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की थी, ये भी सही है। और तीसरा है, विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया, ये भी सही है। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यह विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उनके, और साथ ही साथ जो दक्कन का सल्तनत था, दक्कन, तो दक्कन के सल्तनत और विजयनगर के साम्राज्य या फिर यहाँ के जो भी शासक थे विजयनगर, इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इस युद्ध के बाद जो विजयनगर की राजधानी है हम्पी, उसको लूटा गया। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है, इसलिए सी को चूज करें। अगला है सवाल यहाँ पर, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली। दोस्तों, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र जो है इसकी अध्यक्षता 2024-25 में भारत ने स्वयं संभाली है। इससे पहले मैं बता दूं कि यह चाइना के पास था, लेकिन इस बार यह भारत को दिया गया है 24-25, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं राजेंद्र सिंह। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने पास सीधे, क्वेश्चन नंबर 70।
भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यह देखिए करंट का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय का उद्घाटन किया गया वो स्वयं गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तेलंगाना में निजामाबाद। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ये जून 2025 में ही इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए ये करंट का सवाल है। ऑप्शन डी आप याद रखिए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो तेलंगाना के निजामाबाद। अगला सवाल विजयनगर वाला तो हमने कर लिया है। सवाल है दोस्तों यहाँ पर, यदि धारा दोगुनी हो जाए तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा? देखिए इसके लिए सीधे तौर पर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। हीट निकालने के लिए फिजिक्स में जो फॉर्मूला होता है ये होता है I² आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें I का मतलब है करंट, R का मतलब है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध और T का मतलब है टाइम। अब यहाँ पर देखिए R और T ये तो एक ही बार आ रहे हैं, तो R को अगर डबल करोगे तो हीट डबल होगा, अगर टाइम को डबल करोगे तो हीट डबल होगा। लेकिन I² है चूंकि, इसका मतलब अगर मैं I को मान लो डबल करता हूं यानी कि 2I कर दूं, तब क्या होगा? अगर H आप निकालोगे तो देखो जहां I था वहां अब मुझे 2I लिखना है क्योंकि डबल हो चुका है। R और T तो सेम है, तो 2I का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो 2 का स्क्वायर 4I² और RT। तो आप बोलोगे ये 4 तो ऐसे ही है और I² जो RT है, I² RT तो H के बराबर है, तो इसको मैं H लिख दूंगा। तो आप देखेंगे कि अगर हमने I को डबल किया तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 4H, यानी कि यह मूल राशि का 4 गुना हो जा रहा है। तो ऑप्शन डी हम बोलेंगे। सीधे तौर पर डबल का मतलब 2 गुना, और चूंकि I² है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 गुना, तो ऑप्शन डी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, और समझ गए दोस्तों तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। अगला सवाल है दोस्तों, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? कुंवर सिंह दोस्तों बिहार से ही आप देखेंगे कि 1857 की नेतृत्व करता थे। 1857 की जो लड़ाई थी जगदीशपुर में, खासकर इन्होंने, चूंकि इनका अपना वो इलाका था इसलिए जगदीशपुर, आरा का जगदीशपुर जो है यहाँ के निवासी थे, वहाँ के राजा थे, इसलिए बहुत ही डटकर इन्होंने सामना किया अंग्रेजों का। और आखिरी जो लड़ाई हुई वो लेग्रैंड से हुई। इनकी कई जगह ली भी लिखा जाता है, तो लीग्रैंड या फिर लेग्रैंड याद रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 74 नंबर, आप देखिएगा यहाँ पूछा गया है बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में बताना है आपको। अलग अलग कलर का या फिर अलग अलग यहाँ पर आपको रेस दी गई हैं, किरणें दी गई हैं, उनका जो आवृत्ति है वो बढ़ते क्रम में बताना है कि सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है। आपने जरूर पढ़ा होगा गामा किरण के बारे में। गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और सब में लगभग लास्ट में गामा किरण दिया गया है, तो उस हिसाब से तो हम नहीं चूज कर पाएंगे। लेकिन इनमें सबसे कम इंफ्रारेड का भी नहीं है, रेडियो का है, तो सबसे पहले रेडियो आएगा और लास्ट में गामा आएगा। तो आप देखिएगा सबसे पहले रेडियो यहाँ भी है और यहाँ भी है, और लास्ट में गामा यहाँ भी है, यहाँ भी। लेकिन रेडियो से ठीक अधिक होता है किसका? इंफ्रारेड का, फिर विजिबल लाइट का, फिर यूवी का। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हम देखेंगे। रेडियो से बड़ा विजिबल लाइट का दृश्य प्रकाश, फिर इंफ्रारेड, फिर आपके पास यूवी यानी पराबैंगनी, फिर गामा किरणें। सवाल है दोस्तों यहाँ पर, किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति है? संसद को, या प्रधानमंत्री कार्यालय को, राष्ट्रपति को, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? देखिए दोस्तों, किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, इसलिए सीधे तौर पर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति। और ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, यह आर्टिकल 222 के आधार पर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में उसका ट्रांसफर कर दे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल। मीठे जल निकायों में सुपोषण भी प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल के ऊपरी भागों में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, यही गलत है। देखो ओजोन परत जो होता है यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए निश्चित तौर पर यह हानिकारक नहीं है। तो ऑप्शन सी को हमें चूज करना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है। दूसरा कह रहा है उत्तर बिहार का मैदानी भाग जो है वो लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि 90,000 तो ये 90% से अधिक हो गया पूरे बिहार के क्षेत्रफल का। और अगला है दक्षिणी बिहार का जो मैदान है वह 10,568 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यह भी गलत है। और अगला कह रहा है कि चंपारण की कुछ पहाड़ी को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो उत्तर बिहार का शेष भाग जो है वो मैदानी है, पूरी तरीके से समतल है, ये सही है। तो केवल पहला सही है, ऑप्शन ए। सवाल है दोस्तों, निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है? तो आपको बता दें दोस्तों, निम्फ जो होता है, निम्फ
निम्फ कहते हैं बच्चे को या फिर शिशु को, लेकिन किसके शिशु को निम्फ कहते हैं ये आपसे सवाल पूछा गया है। सही उत्तर है तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो शिशु होता है, बच्चा होता है छोटा, उसको निम्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है 81 वाला। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। यह कटिहार में स्थित है, ये याद रखिए। गोगाबिल अगर कटिहार में यह स्थित है तो समस्तीपुर, कैमूर और नालंदा में नहीं है इसका मतलब। तो सीधे तौर पर हम देख लेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा कहाँ पर है। ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जीवन योजना जी वन योजना जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको बता दें, प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है ये इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कि कृषि अवशेष जो हैं वो उसका इस्तेमाल किया जाए। किसके लिए? इथेनॉल का उत्पादन के लिए। और इथेनॉल जो है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। E20 का खेल अभी आपने सुना ही होगा। तो ये जो जीवन योजना है ये लाया गया था पेट्रोलियम, और चूंकि यह ईंधन से संबंधित है और इथेनॉल पेट्रोलियम को आप देखेंगे कि वो उसी काम में आता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के रूप में। तो सीधे तौर पर आप इससे समझ जाएंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? रॉकेट प्रणोदक का मतलब रॉकेट के फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। तो इसमें O2, H2 और N2, H4 सबका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक चला था, ये अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। इसका समापन किस समझौते के साथ हुआ था? सालबाई की संधि। देखिए सालबाई की संधि मराठों के साथ हुआ था, अंग्रेजों को। मराठों के साथ किसको हुआ था? अंग्रेजों। मराठा और अंग्रेजों के बीच में यह सालबाई की संधि हुई थी, और ये 1782 में हुई थी। किसके लिए हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म करने के लिए। मद्रास की संधि यहाँ पर सही उत्तर होगा। मद्रास की संधि की गई थी 1769 में। किसके लिए किया गया दोस्तों? मद्रास की संधि की गई इसको खत्म करने के लिए। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है जो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था, इसको समाप्त करने के लिए यह संधि की गई। मंगलौर की संधि जो है वो दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को खत्म करने के लिए हुई। आंग्ल मैसूर युद्ध को खत्म करने, और इसको कब किया गया? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, अगर आपको याद हो कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में समाप्त हुआ था। और ऐसे ही श्रीरंगपट्टनम जो है ये थर्ड जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको खत्म करने के लिए हुआ था। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को ये खत्म करने के लिए ये संधि की गई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और यह कब हुई थी? ये हुआ था दोस्तों 1792 में, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और फिर 1799 में आप देखेंगे कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके बाद टीपू सुल्तान की को कैद कर लिया गया, लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लोरामीन टी क्या है? क्लोरामीन टी जो है दोस्तों आपको बता दें, यह एक प्रकार का कीटाणुनाशक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्लोरामीन टी कीटाणुनाशक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? दोस्तों शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं इनमें गैप जंक्शन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2001 से 11 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, जनसंख्या की वृद्धि दर जो है यह भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ गई है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर भी बढ़ा है 2001 से 11 तक में, और भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। और दूसरा कह रहा है आपके पास जनसंख्या वृद्धि की जो प्रतिशत दर है और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों घट गई है। फिर जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी घट गई है। और आखिरी है, जनसंख्या वृद्धि दर घटी है लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर। जनसंख्या वृद्धि दर तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल भारत में आप देखिएगा बिहार का योगदान कितना है जनसंख्या हिस्सेदारी में, तो ये बढ़ गया है पहले से। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं, जहां आप देखिएगा आपसे पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा गया है, जोनासबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? देखिए वैसे तो इसमें मुझे लगता है कि लगभग 5 या 6 देश ऐसे हैं जिनको इसमें आमंत्रित किया गया था, जैसे कि अर्जेंटीना है एक, तो फिर है आपका इजिप्ट, इसके अलावा इथियोपिया है,
फिर ईरान है, सऊदी अरब है और फिर है आपके पास यूएई। तो यूएई आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे देश हैं जिनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन ऑफ़िशियली इसमें आमंत्रित किया गया था अर्जेंटीना को। बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं शामिल होऊँगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, आप देखिएगा परमाणु शब्द किसने गढ़ा था, यानी एटम जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने दिया था। एटम शब्द सबके मन में जॉन डाल्टन आएगा, लेकिन सबसे पहले परमाणु सिद्धांत इसने दिया था। लेकिन परमाणु शब्द का निर्माण किया था या फिर सबसे पहले दिया था डेमोक्रिटस ने। तो डेमोक्रिटस ने ये दिया था। यह एक ग्रीक फिलोसफर था, याद रख सकते हैं, ग्रीक फिलोसफर। और एटम का जो मतलब होता है अविभाज्य, यानी परमाणु का मतलब अविभाज्य, जिसको तोड़ा नहीं जा सके एक से अधिक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पर पहला है जीवी के राव समिति, ये तो संबंधित है। ही स्वर्ण सिंह समिति यही संबंधित नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति जो है इसका गठन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए हुआ था। ये है जो मौलिक या फिर मूल कर्तव्य होते हैं, इसको शामिल करने के लिए संविधान में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, न कि पंचायती राज से रिलेटेड यह है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में धूप से बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करेगी। देखिए, जब अंधेरे कमरे से बाहर निकलेगा कोई व्यक्ति, तो उसकी आंखों पर यानी कि पुतली पर डायरेक्ट एक ही बार बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगा, क्योंकि जब अंधेरे कमरे में होगा तो लाइट नहीं होगा उसकी आंखों पर। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो जब अचानक से लाइट पड़ेगा तो पहले पुतली का आकार कम होगा दोस्तों, और फिर चूंकि आकार कम होगा तो कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। इसीलिए देखिए, अंधेरे कमरे से बाहर निकलने पर अचानक से सभी चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, थोड़ा समय लगता है। फिर जब पुतली वापस बड़ा होता है तो सभी चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। अगला सवाल है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 के अनुसार 2019 से 2021 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत परिवार रहते हैं। ऑप्शन है 78, 89, 80 या फिर 84। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत परिवार रहते हैं, हालांकि आप एक बार इसको देख लीजिएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस डेटा के अनुसार 84% लोग निवास करते थे। अगर ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछा जाए 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो ये 88.7% था ग्रामीण जनसंख्या। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण परिवार पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत, तो ये 84% सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपसे क्या पूछा है 98 में, आप देखिएगा यहाँ पूछा गया है, डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालना आता है दोस्तों। अगर आप निकालिएगा तो सबसे अधिक आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि KMnO4, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। कैसे निकालोगे, जैसे K का ऑक्सीकरण कितना होता है +1 और Mn का कितना होता है, तो आप देखिएगा Mn का दोस्तों होता है, Mn का तो निकालना ही है मैग्नीज का, तो इसको मैं X मान लेता हूं। और O का ऑक्सीजन का कितना होता है -2। तो आप देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन 6 पर आता है और ऑक्टेट पूरा करने में 2 और उसको कमी है, इसलिए -2 आ जाएगा। तो आप देखिएगा सबको जोड़ो और बराबर 0 कर दो, यही तो होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर K का कितना था +1, तो हमने +1 रख लिया, मैग्नीज का +X हो गया। और यहाँ पर आ जाता है इसके बाद O4, तो O का -2 था, लेकिन ये 4 है तो 4 से गुना कर लो =0। तो X की वैल्यू 4 दूना 8 में से 1 कम होगा तो प्लस का 7 आएगा, और ये सर्वाधिक है इन सब में, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 99 जो है फाइटोक्रोम, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग-अलग प्रेसिडेंसी यानी मद्रास, बंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया। निश्चित तौर पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा, क्योंकि इसमें आप देखिएगा सभी जगह गवर्नर बना दिया गया तीनों ही प्रेसिडेंसियों को संचालन के लिए। हालांकि इसमें मद्रास और बंबई के गवर्नर जो थे उससे ऊपर बंगाल के गवर्नर को रखा गया था, लेकिन फिर भी तीनों यहाँ पर प्रेसिडेंसी अलग अलग बना दी गई थी उस समय में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
सवाल है, शैवाल के लिए गलत कथन खोजना है। एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है। अगर अगर ग्रेसेलिया से उत्पन्न होता है। फिर मैनीटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है, और क्लोरेला जो है इसका उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है। 102 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मैनीटोल जो है ये लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिएगा 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों 104 का जो सही उत्तर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन भी है यहाँ पर, वैश्विक एआई रूपरेखा समझौता, नैतिक एआई सम्मेलन, या फिर ब्लेचली घोषणा, या एआई जिनेवा चार्टर। सही उत्तर है ब्लेचली घोषणा, यानी कि ऑप्शन सी है दोस्तों। यहाँ पर ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के बारे में पूछा गया है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ग्लाइकोजन जो होता है वह यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? प्राकृतिक रबर जो होता है दोस्तों यह सिस पॉली से बना होता है, यानी कि आइसोप्रीन से। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर का निर्माण किससे होता है? आइसोप्रीन से। अगला सवाल आप देखिए 108 नंबर, यहाँ आपसे पूछा गया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 1920-21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? दोस्तों सही उत्तर होगा 2/3, 2/3 जो है परिवार ये पक्के मकान में रहते हैं। अगला सवाल है, कठोर जल यानी हार्ड वाटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? हार्ड वाटर में कैल्शियम और सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम। सही उत्तर है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम ही। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही कठोर जल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर दोनों अगर एक समान हो जाएगा तो ऐसे में ऑक्सीजन का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का लेन देन सही से नहीं हो पाएगा, और हम स्थिति को कहते हैं क्षतिपूर्ति बिंदु। तो क्षतिपूर्ति बिंदु ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह पहले की अवधि पूर्ण होने से पहले पूर्व करा लिया जाना चाहिए, या फिर एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए, या फिर समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी, या फिर यदि एक नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती है तो नई 5 वर्षों के लिए गठित होगी। नई नगर पालिका जो होगी वो 5 वर्षों के लिए गठित होगी। इसमें से सही कथनों पर विचार करना है। देखिए, मेरे हिसाब से इसमें मुझे लगता है कि पहला तो सही है ही, इसके अलावा तीसरा भी सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा आप देखिए कहाँ है, यह ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? वे अत्यधिक तापमान के प्रति अत्यधिक सहनशील होते हैं। देखो, उभयचर का सीधा मतलब ही है जो स्थल पर भी रहे और जल में भी रह पाए, यानी दोनों जगह जीवित रह पाए, उसको उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियन। तो ये तो गलत हो गया। वे जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। देखिए, जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, ये यहाँ मैटर नहीं है। देखिए, हालांकि दोनों पर वो जीवित रह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जगह ही अपना पूरा जीवन वो या तो स्थल में बिताएंगे या जल में। उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको लैंगिक जनन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सी को यहाँ पर चूज करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्न में से कौन, अच्छा ये देखिए, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? दोस्तों, किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी लुई पास्चर ने, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य को लेकर के मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 में किन देशों के बीच में यह किया गया है? यह किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में। देखो, भारत से रिलेटेड है तभी क्वेश्चन आया है, और भारत और फ्रांस के बीच में यह किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और 2011 के बीच लिंगानुपात में सबसे सही है? कुल लिंगानुपात बढ़ा है लेकिन बाल लिंगानुपात घटा है। अगला कह रहा है कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों ही घटे हैं। देखिए, घटा तो बिल्कुल भी नहीं है,
कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों बढ़े हैं, ये सही होगा, दोनों ही बढ़ा है। लिंगानुपात बढ़ाने का कोशिश करता है सरकार, न कि घटाने का। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये देखना लिंगानुपात होता है। तो 918 ध्यान रखिए, जो ओवरऑल लिंगानुपात है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार वो 918 महिलाएं हैं टोटल 1000 पुरुषों पर। तो 918 अनुपात 1000 होगा, और बाल लिंगानुपात 935 है 1000 पर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में रहती है? देखो, अगर आपने आंख का बनावट देखा होगा, इस तरीके का कुछ रहता है, इस टाइप से, और यहाँ लेंस लगा रहता है, और लेंस को ऐसे पकड़े रहती हैं सिलियरी मांसपेशियां। तो अब लेंस को बड़ा करना, छोटा करना, ये सिलियरी मांसपेशियों के हाथ में होता है। और लेंस जैसे ही मोटा या पतला होता है तो उसकी फोकस दूरी भी कम या अधिक होता है। मोटा होने पर फोकस दूरी कम होती है, पतला होने पर फोकस दूरी बढ़ती है। तो इस प्रकार इसको मोटा पतला करना सिलियरी मांसपेशियों के हाथ में है, इसीलिए ऑप्शन डी हम लगाएंगे, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां इसको मोटा पतला करके फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा का कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों, कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाला जो पौधा है उसको हिमालयन यू कहा जाता है, हिमालयन यू, याद रखिएगा। सवाल है दोस्तों यहाँ पर 126 नंबर, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था, यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? देखो, ये समाचार में इसलिए था क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला हुआ है। और यह जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल पुरस्कार है दोस्तों, यह रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे भारत में भारत रत्न है, वैसे ही रूस में है ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और भारतीय प्रधानमंत्री ये पहले बने हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। पहले भारतीय नेता, आप प्रधानमंत्री तो छोड़ दो, पहले भारतीय नेता भी यही हैं। अगला है, पिरेनीज पर्वत किसके बीच में है या किसके मध्य भाग में है? दोस्तों, पिरेनीज जो पर्वत है दोस्तों, यह स्पेन और फ्रांस के बीच में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होगी? तो इसमें आप देखिएगा, सबसे अधिक जो लंबाई होगी कार्बन कार्बन बंध की वह होगी CH3 में, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर 129 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ देखिएगा, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, फिर अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, भारत का संचित निधि, और राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियां। यहाँ आपको बताना था दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, 301 के लिए तो ये सही है, ऐसे ही 244 के लिए ये भी सही है, क्योंकि अनुसूचित तथा अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन के बारे में अनुच्छेद 244 में बताया गया है, उल्लेख किया गया है। और भारत की संचित निधि के बारे में 266 में उल्लेख है। लेकिन राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति जो है ये 248 नहीं है, ये अनुच्छेद है 249। इसलिए यहाँ पर डी ही सुमेलित नहीं है, तो हमें ऑप्शन डी को चूज करना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं होती हैं? देखिए, भक्षक कोशिका का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर में जो भी अनइम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो बिना काम के कण हैं, या मृत कोशिका है, जैसे मृत कोशिका हो गया, तो इसका भक्षण करने का, यानी कि इसको पचाने का काम कौन सी करती हैं? इसमें देखिए, न्यूट्रोफिल तो पहले नाम आता है, लेकिन न्यूट्रोफिल के साथ साथ एक और आपको याद रखना है, मैक्रोफेज। तो ऑप्शन डी सही होगा, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। अगला सवाल है, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय प्राधिकार है सीमित या फिर केवल राजनीतिक मामलों से संबंधित है? ऐसा नहीं है, असीमित है, ये भी नहीं है, और संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ऐसा है ही नहीं। यह सीमित है, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है दोस्तों, वह सीमित है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? रूबिस्को एंजाइम यह गैसीय विनिमय के लिए रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है? बिल्कुल नहीं। यह ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए जल अणुओं का विखंडन को उत्प्रेरित करता है? नहीं। यह एटीपी उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में शामिल होता है? नहीं। और आखिरी, यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है? ये सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा।
135 के बाद 135 तो रीजनिंग है। 136 हम देखते हैं दोस्तों। 136 की अगर बात आप करते हैं, यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है। देखिए, जब भी लोकसभा चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद जो पहला सत्र होता है उसको संबोधित करने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, बजट सत्र शुरू होने से पहले जो सदन की बैठक होती है या सत्र होती है उसका संबोधन भी राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है। देखो, बफर कौन होता है? बफर सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए। पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का जो काम करता है हमारे शरीर में, या हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू जो मेंटेन करता है, वो बफर सिस्टम है। आपसे पूछ रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है। यहाँ सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि H2CO3 और HCO3, यानी कि कार्बोनिक अम्ल और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है दोस्तों। यह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता है। कैम्बियम की उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है। अगला सवाल देखिएगा, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार है। स्लज विधि, या फिर नाइट्रेट्स का निष्कासन, या ट्रिकलिंग फिल्टर विधि, या तलछट प्रक्रिया। देखिए, जल प्रदूषण के लिए सबसे अधिक है उपयुक्त है इसमें तलछट प्रक्रिया, यानी कि सेडिमेंटेशन, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपके पास, पर्म, उफा और कुई बिसेव ये खान की दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों हैं। क्योंकि ये इनमें से किसके खान हैं? कोयला के, जल विद्युत के, लौह अयस्क के, या फिर पेट्रोलियम के। दोस्तों आपको बता दें, ये सभी रूस में स्थित हैं और ये सभी पेट्रोलियम के खान हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की क्षतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो खान मंत्रालय है उसके द्वारा यह शुरू किया गया है। अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए जो आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना है, यह खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आप देखिएगा, 144 में कह रहा है, पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो भूरा शैवाल से, लाल शैवाल से, कवक से, या लाइकेन से। तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है, इसलिए 144 है इसका सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ें। अगला सवाल है, यहाँ पर सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक साइड राज्यपाल का नाम है और एक साइड राज्य का नाम है, जैसे आरिफ मोहम्मद खान। अब देखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान जो हैं, एक तरफ आप पहले राज्य देख लीजिए, यहाँ पर राजस्थान है, नागालैंड है, केरल है और मणिपुर है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखिएगा तो मैं सबको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे नागालैंड के लिए आप देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड के जो राज्यपाल हैं, यहाँ पर राज्यपाल को दिखाया जा रहा है नागालैंड में, ये ला गणेशन है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा, ला गणेशन को हम नागालैंड में मिलाते, यानी बी को मिला देते किसमें, दूसरे में। अच्छा, इसमें अब देखिए राजस्थान की बात की जा रही है। राजस्थान का देखिए कौन है वर्तमान समय में, अगर आप देखते हैं राजस्थान का है कि हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं है, लेकिन मैंने दिखा दिया। फिर अगर आप बात करते हैं केरल के, कि केरल के कौन है, तो देखिए केरल के यहाँ पर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आप देखेंगे, यहाँ पर मणिपुर में है अजय कुमार भल्ला, तो ये भी यहाँ पर नहीं दिया गया। ये अगस्त का एसपीडी है, अगस्त 2025 का, उसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखिएगा, अब सारी चीज़ें तो मैंने दिखा ही दी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करें आरिफ मोहम्मद खान, अभी ये बिहार के हैं, और इससे पहले जो हैं, ये बिहार से पहले अगर पूछा जाए तो बिहार से पहले यह केरल के रह चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ए को 3 में मिलाया जाए। और ऐसे ही ला गणेशन तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। कालराज, अगर मिस्र की बात करें दोस्तों हम, तो कालराज मिस्र राजस्थान के रह चुके हैं, तो इसको हम राजस्थान में इनको मिला सकते थे। तो यहाँ पर ये वर्तमान डाटा से बहुत पहले का डाटा पूछ लिया गया है, मुझे लगता है। अब देखिए, जगदीश मुखी की अगर बात कीजिएगा या ला गणेशन की बात कीजिएगा, तो ये सब यहाँ पर बहुत पुराना डाटा है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप लेटेस्ट डेटा इनका याद रख लीजिए। आगे अब बढ़े, मैं आगे बढ़ता हूँ और आ जाता हूँ सीधे 147 के बाद। देखते हैं नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन कौन सा है आपके पास।
अब अंतिम क्वेश्चन के बहुत करीब हैं हम लोग। 148 है। दाब का वही आयाम होता है जैसा कि होता है। तो देखो, दाब का क्षेत्रफल जिसके क्षेत्रफल के जैसा होगा उसी के जैसा आयाम भी होगा। फॉर्मूला बस देखना है, दाब का फॉर्मूला, क्षेत्रफल छोड़ दो, क्षेत्रफल गलत मैंने बोल दिया। दाब निकालने का जो फॉर्मूला है यानी प्रेशर का, वो किसके जैसा है या फिर उसका मात्रक क्या है? तो ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, इसके बराबर होता है आयाम इसका। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। बाकी दाब निकालने का फॉर्मूला क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला सवाल है दोस्तों, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है हरियाणा से। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। और आखिरी प्रश्न दोस्तों इस प्रश्न पत्र का और इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम दर्शाता है? ये बहुत बार पूछा गया है। कोलिमा, चर्स्की, एस्टेनोवाय और याब्लोनोवी, ये सही है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है। दोस्तों पूरे 150 क्वेश्चन में जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए थे उतना मैंने सॉल्व करा दिया। जहां आवश्यकता थी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दिया जितनी पॉसिबल हो सकी मेरे से। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमें हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए